वेलकम एवरीवन टू लेक्चर 1 ऑफ एटॉमिक फ़िज़िक्स। इस सीरीज़ में हम एटॉमिक फ़िज़िक्स को स्टडी करेंगे बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। तो आज हम इस लेक्चर नंबर 1 में सबसे बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एडवांस्ड कंसेप्ट तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है एटॉमिक मॉडल्स। सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिया था जे.डी. थॉमसन ने। उन्होंने इसके बारे में दो बातें बताई थी। सबसे पहली बात है कि जो एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स को डाला गया है। यानी कि यह मॉडल कुछ ऐसा है जैसे कि एक वाटरमेलन में जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो इसके अंदर ब्लैक सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पूरे वाटरमेलन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका मतलब कि जो एटम पे चार्ज है वो ज़ीरो है, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस के। तो इसलिए हमें एटम पे चार्ज ज़ीरो मिलता है। पर इस मॉडल की कुछ कमियां भी थी। जैसे कि सबसे पहली कमी है कि इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि किसी भी एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे इकट्ठे रह सकते हैं, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जब यह दोनों इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। ऐसे तो फिर एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यही सबसे बड़ी कमी थी जो कि इस मॉडल में देखी गई थी कि कैसे एटम स्टेबल रह सकता है। दूसरी कमी थी कि इस मॉडल ने एटम के अंदर न्यूक्लियस के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि इसके बाद एक साइंटिस्ट रुदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में बताया था। तो थॉमसन के मॉडल की कमियों को देखते हुए रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जिसका नाम था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में एक थिन गोल्ड फॉइल को यूज़ किया। उन्होंने इस थिन गोल्ड फॉइल पे अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया। अब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने यह ऑब्ज़र्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल में से सीधा पास कर गए और कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए और कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से वापस आ गए। तो इसी बात को देखकर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि एटम के सेंटर में कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण यह पार्टिकल्स जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से वापस आ गए। तो उन्होंने बताया कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। और उन्होंने ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रुदरफोर्ड ने इस मॉडल में न्यूक्लियस के बारे में बताया जो कि थॉमसन नहीं बता पाए थे, जो कि इस मॉडल की एक अच्छी बात है। पर यह मॉडल भी पूरा सही नहीं था। इसमें भी एक कमी थी जो कि थी रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इज़ नॉट स्टेबल। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है वो एक फिक्स्ड पाथ में नहीं घूम रहा। इसके पीछे भी एक कारण है कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पे चार्ज है नेगेटिव और न्यूक्लियस पे चार्ज है पॉजिटिव। जैसे कि आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में हमेशा होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे घूमते हुए अपनी एनर्जी लूज़ करेगा और एक टाइम पे आकर वो सीधा न्यूक्लियस में गिर जाएगा।
इसकी वजह से जो एटम है वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो यह मॉडल भी फेल हो गया। तो इसके बाद आया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो जब बोहर ने रुथरफोर्ड के मॉडल की कमियों को देखा तो उन्होंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है वो एक फिक्स्ड पाथ में घूमता है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट्स और शेल्स। और दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो और वो इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2 पाई के। तो हम इसे सिंपल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में ही घूमेगा जिस ऑर्बिट में वो अपनी एनर्जी को लूज़ ना करे। तो हम किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं जो कि है L = NH कट। H कट को हम h/2 पाई भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है तो वो अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करता। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल में जंप करेगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप करेगा तो वो एनर्जी को एमिट करेगा। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर लेवल में जा रहा है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप कर रहा है, तब वो एनर्जी को एमिट कर रहा है। If E1 is the energy of electron in first orbit and E2 is the energy of electron in second orbit, then frequency of radiation emitted is given by h nu = E2 - E1। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप करेगा तो वो एक रेडिएशन को एमिट करेगा। तो हम इस फॉर्मूले से उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। तो इसके बाद उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कॉन्टीन्यूसली सर्कुलर पाथ में घूम रहा है वो किस फोर्स की वजह से घूम रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कीप्स इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर मोशन which is provided by electrostatic force of attraction between positively charged nucleus and negatively charged electron। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, पर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट फिक्स्ड है तो वो सीधा न्यूक्लियस के पास नहीं जा सकता। तो इसीलिए वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो इस सिचुएशन को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स = कूलम फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r विच इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/r²। तो यहाँ पर नोट करने वाली एक बात है कि बोहर्स मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही एप्लीकेबल है। मतलब कि जिन एटम्स में सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये मॉडल सिर्फ उनके लिए ही एप्लीकेबल है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। तो आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 में हम बोहर्स मॉडल की थ्योरी को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और इसके पैरामीटर्स को निकालेंगे, जैसे कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट और अदर पैरामीटर्स ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच।